नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाया करता है, जिसका मकसद होता है कि आवाम को रहनुमाई की जाए। और नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है आपको चाँद की तारीख़ से वाकिफ़ करवाने का। आज चाँद की 13 तारीख़ है, यानी 13 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1448 हिजरी। और आज की जो हदीस मुबारक है कुछ इस तरह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 12 बरस तक अज़ान दे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है और रोज़ाना उसके लिए अज़ान देने के अजर में 60 नेकियां और हर तकबीर के अजर में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। तो आपने देखा कि मौज़िन जो होते हैं उनकी फ़जीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी है। नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, हमने सोचा कि क्यों ना आपको आज फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के बारे में वाकिफ़ करवाएं। फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के ताल्लुक़ से आपको बताते हैं कि हुकूमत तेलंगाना ने इस सिलसिले में एक GO भी जारी कर दिया है और सरकारी हुक्मनामा यानी GOMS 172 डेटेड 25 जुलाई 2026 है। यानी आपको बता दूं कि एक सरकारी हुक्मनामा 172 मोरिखा 25 जुलाई 2026 है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो है जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन लोगों को ये फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और मी सेवा के ज़रिए ये इस सर्टिफिकेट की इजराई अमल में आएगी। अब इस सिलसिले में आपको बता दूं कि रोज़नामा सियासत के जो टीम है, ख़ास तौर पर रोज़नामा सियासत के साथ साथ रोज़नामा TV की जो टीम है, उसने मुतालिका जो तहसीलदार होते हैं वहाँ उनसे रब्त पैदा किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदारों से रब्त पैदा किया, फिर सिविल सप्लाईज़ के अहदेदारों से भी रब्त पैदा किया, लेकिन अभी तक वहाँ पर इस GO की कॉपी नहीं दी गई है या कुछ हिदायत जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है वो ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि SIR में उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जिनके पास कोई सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि कई ऑर्गेनाइजेशंस ने, ख़ास तौर पर आपने देखा कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर दूसरी जो कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस है, तहज़ीब और सकाफ़ती ऑर्गेनाइजेशन है, इवन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा तवज्जो बरकूज़ की थी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि ख़ुद न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली ख़ान ने भी हुकूमत से कहा था कि इसी तरह की कोई सर्टिफिकेट जारी किया जाए ताकि उन लोगों को मदद मिल सके जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताते हैं कि एक ऐसे वक्त जबकि तेलंगाना में SIR का अमल नुक़्ते उरूज पर पहुँच चुका है, हुकूमत तेलंगाना ने फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जारी करने का ऐलान कर दिया है। और इस सिलसिले में बता दूं कि इस सर्टिफिकेट की जो इजराई अमल में आएगी, अहम बातें मैं आपको बता रहा हूं, इस सर्टिफिकेट की जो इजराई अमल में आएगी वो मी सेवा के ज़रिए अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये ऐलान किया और इस ज़िम्मन में जैसा कहना है, मैंने आपको बताया कि सरकारी हुक्मनामा 172 मोरिखा 25 जुलाई 2026 जारी कर दिया गया है। और हुकूमत का कहना है कि ये सर्टिफिकेट शहरियों की सरकारी खिदमात तक रसाई को आसान बनाएगा। यानी जितनी खिदमात हुकूमत की जानिब से हैं, यानी गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट की जो स्कीमात हैं, उन तक रसाई को आसान बनाने में ये कारगर साबित होगा ये फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। और आपको ये बता दूं कि फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे ख़ानदान की तफसीलात दर्ज होंगी। यानी सदर ख़ानदान का नाम दर्ज होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ दर्ज होगी, फिर उसके बाद उनकी अहलिया जो हैं उनका नाम दर्ज होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ दर्ज होगी, और राशन कार्ड में जितने लोगों के नाम हैं यानी आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके तफसीलात भी दर्ज किए जाएंगे, उनके ख़ास तौर पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो दर्ज की जाएंगी। अगर किसी के पास आप देखेंगे कि यानी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो ये जो सर्टिफिकेट है वो बहुत कारआमद साबित हो सकता है। और जैसा कि हमने फैसला किया कि आपको फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के बारे में बता कर रहेंगे, तो ये उस पर एक नंबर भी होगा, फैमिली
रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट पर एक नंबर हो गया फैमिली रजिस्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसी तरह का जिस तरह आप देखेंगे कि राशन कार्ड पर नंबर होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सदर ख़ानदान का जो है नाम के साथ उनकी डेट ऑफ बर्थ भी उसमें ज़ाहिर की जाएगी। तो इससे आपको ये होगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है राशन कार्ड में भी एक होगी, आधार कार्ड में भी एक होगी, वोटर आईडी कार्ड में भी एक हो जाएगी। इससे बहुत बड़ी परेशानी दूर होगी। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि पासपोर्ट में भी आपकी डेट ऑफ बर्थ एक हो जाएगी। और आपको ये बता दूं कि जहाँ तक आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का सवाल है तो 87 से पहले जो पैदा हुए हैं उन्हें आपको बता दूं कि डेट ऑफ बर्थ हुआ नहीं करता था। ऐसे में पासपोर्ट में अलग, एसएससी के सर्टिफिकेट में अलग, दूसरे आधार में अलग। तो ये मौका है आपको कि तमाम दस्तावेज़ात में एक ही बर्थ यानी डेट ऑफ बर्थ रहे। तो बहरहाल असल में अगर देखा जाए तो ये जो रजिस्टर है दरअसल फूड सिक्योरिटी कार्ड यानी राशन कार्ड की बुनियाद पर बनाया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि यानी फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट राशन कार्ड की आधार पर या उसकी बुनियाद पर बनाया जा रहा है। और आपको ये बता दूं कि उसका जो डेटाबेस है राशन कार्ड का उसकी बुनियाद पर ये बनाया जा रहा है। और जो सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट मेंटेन करता है ये डेटा को, तो उसकी बुनियाद पर ये बनाया जा रहा है। तो मुतालिका तहसीलदार ये सर्टिफिकेट जारी करने का मजाज होगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि अब आप सवाल करेंगे कि SIR से इसका क्या ताल्लुक़ है। तो आपको बता दूं कि SIR में बाद लोगों के नाम नहीं हैं और उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, उनके पास कोई सबूत भी नहीं है। जबकि आपको बता दूं कि हुकूमत हिंद ने 12 सर्टिफिकेट्स को ये बताया है कि अगर इनमें से एक भी सर्टिफिकेट आपके पास होता है तो SIR में आपके नाम का इंदराज अमल में लाया जा सकता है। यानी ये सबूत ये साबित किया जा सकता है कि आप वोटर हैं, आप हिंदुस्तान के शहरी हैं। तो बहरहाल SIR में जिन 12 दस्तावेज़ात का जिक्र किया गया है या कबूल करने का ऐलान किया गया है उनमें फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट भी एक अहम डॉक्यूमेंट है। और आपको बता दूं कि पड़ोसी रियासत कर्नाटक में ऐसे लोगों के लिए जिनके पास कोई दस्तावेज़ात नहीं है उनको फैमिली सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। तो बहरहाल आप देखना ये है कि लोग इससे किस तरह इस्तेफादा करते हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक बर्थ सर्टिफिकेट का मैंने आपको बताया है कि जो लोग 1 जुलाई 1987 से कबल पैदा हुए उन्हें मज़कूरा यानी मैंने कहा कि 12 सर्टिफिकेट का हुकूमत ने जो ऐलान किया है उनमें से कम एक सर्टिफिकेट पेश करना होगा, एक डॉक्यूमेंट पेश करना होगा। और ऐसे लोगों के लिए आप देखेंगे कि फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट बहुत अहमियत का हामिल हो जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ उनके राशन कार्ड में यानी फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट में ना सिर्फ उनका नाम रहेगा बल्कि उनकी डेट ऑफ बर्थ भी रहेगी, उनके अरकान ख़ानदान के नाम रहेंगे, उनके डेट ऑफ बर्थ भी मौजूद रहेगी। तो यानी पूरे ख़ानदान के नाम उसमें मौजूद रहेंगे, डेट ऑफ बर्थ मौजूद रहेगी। तो इससे आप यानी SIR में ये डॉक्यूमेंट भी पेश कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको बता दूं कि वैसे भी 3 अगस्त तक आपने देखा कि SIR के सिलसिले में मुद्दत का तयन किया गया है और हो सकता है कि उसमें इजाफा भी किया जा सकता है, क्योंकि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट बना सकते हैं और 2 वर्किंग डेज़ में आपको ये फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे जो लोग 1 जुलाई 1987 से कबल पैदा हुए हैं उन्हें मज़कूरा 12 यानी जैसा कि मैंने 12 सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया है उनमें से 12 में से एक डॉक्यूमेंट देना होगा। जो लोग 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान पैदा हुए उसके लिए उन्हें अपने और अपने वालिदैन का एक डॉक्यूमेंट पेश करना होगा। ये एक अहम तफसीलात है। और जो लोग 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए उन्हें उनके लिए और माँ बाप के लिए यानी दोनों के लिए, माँ और बाप दोनों के लिए दस्तावेज़ात देनी होगी। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि मी सेवा सेंटर पर भी आप ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मी सेवा ऑनलाइन जो पोर्टल है उसके ज़रिए भी आप ये यानी फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। यहाँ तक कि मोबाइल ऐप के ज़रिए भी आप ये दरख्वास्त दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2 वर्किंग डेज़ में 2 काम के दिनों में ये सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि इसके लिए सर्विस चार्जेस जो लिए जा रहे हैं 62 रुपये 62 रुपीज़ सर्विस चार्जेस भी लिए जा रहे हैं। तो वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि इसी दौरान ये भी इतलात मिल रही हैं कि बीजेपी जो रियासती बीजेपी के सदर हैं मिस्टर
रामचंद्र राव ने ऐलान कर दिया है कि वो हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ, यानी लोगों को फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जारी करने का जो जीओ जारी किया गया है, जो वो उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट से रुजू होंगे, क्योंकि उनका इल्ज़ाम है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बीआरएस और कांग्रेस अपने वोट बैंक और गैर कानूनी वोट बैंक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के इक़दाम कर रही है। हुकूमत के इरादे, हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, मिस्टर रामचंद्र राव का ये कहना है। यानी बीजेपी चिरागपा हो गई है, बहुत परेशान हो गई है। उसका कहना है कि हुक्मरान जमात और एमआईएम जो है और बीआरएस जो है वो कई दफ़ों से गैर कानूनी जो वोटर्स हैं उन पर तकिया किए हुए हैं, उनसे इस्तेफादा कर रहे हैं, उसके ज़रिए अपने इंतखाबी कामयाबी को यकीनी बना रहे हैं। लेकिन अब उनके लिए बहुत यानी ख़तरनाक दिन आ गए हैं, वो इस तरह नहीं कर पाएंगे। ये कहते हैं बीजेपी रियासती यूनिट के सदर जो हैं रामचंद्र राव एडवोकेट, उन्होंने ये बात कही है और मजम्मत भी की है और कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक जो है फैमिली रजिस्टर से मुतालिक रियासती हुकूमत की शदीद मजम्मत बीजेपी ने की है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि वोट बैंक को एसआईआर के दौरान बचाने के लिए फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, इस तरह की बात बीजेपी ने कही है। तो बहरहाल नाज़रीन अब देखना यह है कि इनके हालात क्या होते हैं, लेकिन इनका ये कहना है रामचंद्र राव का कि एसआईआर स्क्रूटिनी में एमआईएम के लिए, कांग्रेस के लिए और बीआरएस के लिए पॉलिटिकल डेथ जो वारंट है वो उसके हैसियत से ये देखा जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन आप भी अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट ज़रूर हासिल कीजिए और ये मी सेवा सेंटर्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी फ़ीस 60 रुपये फ़ीस या 62 रुपये फ़ीस है, सॉरी, वो अदा करनी पड़ेगी आपको और ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए। नाज़रीन हमने हमेशा आपकी रहनुमाई की है सियासत टीवी के ज़रिए, सियासत अखबार के ज़रिए, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एसआईआर के अमल रियासत तेलंगाना में जारी है। और आपको ये भी बता दें कि किस तरह जनाब हमारे न्यूज़ एडिटर जनाब आमिर अली खान ने किस तरह एक मुहिम शुरू की, ख़ासतौर पर मुस्लिम वोटर्स में शऊर बेदार करने के लिए एसआईआर के बारे में और उनकी मदद के लिए, और ख़ास तौर पर सियासत हब फाउंडेशन जो कायम किया गया है जनाब आमिर अली खान की जानिब से, तो उसके तहत एक हेल्प डेस्क भी कायम किया गया और कई पिछले 4 माह से ये हेल्प डेस्क आवाम की गैर मामूली मदद कर रहा है, गैर मामूली रहनुमाई कर रहा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि एसआईआर फॉर्म्स को पुर करना, यहाँ पर उनकी आवाम की रहनुमाई की जा रही है, फिल की जा रही है, ऑनलाइन भी सबमिशन किया जा रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि जिनके पास राशन कार्ड्स हैं वो राशन कार्ड्स वाले जाकर मी सेवा सेंटर्स पर अप्लाई करें फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के लिए। ये सबसे अहम बात है, उससे आपके जो अरकान ख़ानदान हैं उनका भी नाम आ जाएगा। केवाईसी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपको बता दूं कि 31 जुलाई तक इसका वक्त दिया गया है। राशन कार्ड वाले जो रखते हैं तो बराए मेहरबानी अपने राशन शॉप्स पर जाइए और वहाँ पर केवाईसी भी केवाईसी भी करवा लीजिए। तो ये खबर बहुत ज़्यादा अहमियत थी और हमने चाहा कि ख़ास खबरों में ख़ास तौर पर इस मौजू पर बात करें और आपको बताएं कि फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट क्या है और कैसे हासिल किया जा सकता है, क्यों हासिल किया जाना ज़रूरी है, ये भी हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये जो फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के बारे में हमने जो प्रोग्राम पेश किया है वो पसंद भी आया है। तो बहरहाल नाज़रीन अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली में आपने देखा कि किस तरह पार्लियामेंट में बहस होने वाली है, यानी पेपर लीक बिल पर, और अपोजिशन ने इस पर रजामंदी भी का इजहार भी कर दिया है। तो बहरहाल हम आपको एक खबर की तरफ चलते हैं, बाद में हम पार्लियामेंट की बात करेंगे। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी के जो वॉलंटियर हैं यानी फूड वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद के को गिरफ्तार किया गया था। तकरीबन गिरफ्तार क्या, हिरासत में लिया गया था और तकरीबन 6 से लेकर 8 घंटों तक उन्हें पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया, इधर उधर फिराया गया और फिर बाद में मुख्तलिफ सवालात भी किए गए और ये पूछा गया कि भाई ये जो तुमने खाना खिलाया है ये किसकी फंडिंग से खिलाया है, ये पैसा कहाँ से आया है, मुख्तलिफ सवालात किए गए और फिर उन्हें देहरादून पर, दूर दराज के मुकामात पर देहरादून ले जाकर छोड़ दिया गया। फिर वहाँ से वो बेचारा कैब में दिल्ली पहुँचा
तो बहरहाल अब मोहम्मद जुनैद ने आपको बता दूं कि मोहम्मद जुनैद ने अपने ख़ानदान को और अपने को हिरासत किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं और उन्होंने पूरी तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को बता दी है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब ऐसा लगता है कि अगर छात्राओं के यानी स्टूडेंट्स का या तलबा की जो एहतजाज होता है उसमें अगर किसी को आप पानी पिलाते हैं तो वो भी गुनाह हो गया है मोदी हुकूमत और मोदी हुकूमत की पुलिस के नज़रों में, वो भी एक जुर्म हो गया है। और ऐसा मैं समझता हूँ कि ये तंग नज़री की वजह से, तासुब की वजह से किया जा रहा है। तो बहरहाल दिल्ली में भी आपने देखा कि कितने नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, हालांकि कांग्रेस जनता पार्टी और हुकूमत के दरमियान जो माहिदा तय पाया था उसके तहत ये हुकूमत ने तयखुन दिया था कि नौजवानों के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई हैं एहतजाजी तलबा के खिलाफ वो वापस ले ली जाएंगी। और आपको ये बता दूं कि अच्छी खबर ये है बिहार और आसाम से कि वहाँ पर हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि जो तलबा को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा कर दिया जाएगा और जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं उनसे दस्तबरदारी इख्तियार की जाएगी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि मोहम्मद जुनैद ने अदालत को बताया कि वो कुत्ता काटने की वजह से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पर टीका लिया, उन्होंने कुत्ता काटने का टीका लिया और जब वापस हो रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें उठा लिया और उनको हिरासत में ले लिया और एक गाड़ी में 5 या 6 घंटे रखा गया। उस दौरान उन्हें धमकियां दी गई और दूसरी और ज़बरदस्ती उनका मोबाइल फ़ोन भी ले लिया गया, धमकियां भी दी गई और मुख्तलिफ सवालात भी किए गए कि आखिर बार बार यही सवाल किया जा रहा था कि खाना खिलाने की फंडिंग कौन कर रहा है, ये बाहर से पैसा आ रहा है या अंदर से कोई दे रहा है। इस तरह के सवालात किए गए हैं और एहतजाज के दौरान खाने की तकसीम के लिए इस कदर बड़ा इंतज़ाम हुआ है, ये इंतज़ाम कैसे हुआ है, ये भी सवालात किए गए। और आपको बता दूं कि नाज़रीन, खुद गाज़ियाबाद की पुलिस ने यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यानी जुनैद के वालिद को गिरफ्तार किया, उनके घर की तलाशी ली, जिसके नतीजे में घर में जो सामान था उसको तोड़फोड़ भी की गई, यानी नुकसान भी पहुंचा। उसके बाद मेरठ में जुनैद की जो बहन है उनके घर पर धावा किया गया, उनके ससुर को, उनके बहनोई को गिरफ्तार किया गया। तो कितनी शर्म की बात है, ये बच्चों को किस तरह डराया जा रहा है। और आप देखेंगे कि ये मज़हब की बुनियाद पर किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ये बात कही है, राहुल गांधी ने भी ये बात कही है और पार्लियामेंट में इस मसले पर ज़बरदस्त बहस भी होने वाली है। तो आपको नाज़रीन बता दूं कि पार्लियामेंट की बहस को देखते हुए हो सकता है कि जुनैद को छोड़ा गया है, लेकिन अफसोस की बात है ये कब तक हिंदू मुस्लिम किया जाएगा, कब तक मुसलमान होने के नाते मुस्लिम नौजवानों को सताया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। आप अंदाज़ा कीजिए कि कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना एहतजाज कामयाब तो किया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा भी ले लिया, लेकिन एक बात ज़रूर है कि फिर शर्जील इमाम का क्या होगा, उमर खालिद का क्या होगा, जवाहर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का क्या होगा, रामपुर का। आप अंदाज़ा कीजिए ये इन चीज़ों को भी कांग्रेस जनता पार्टी तवज्जो दे, इन चीज़ों पर भी तो बेहतर रहेगा। और कांग्रेस जनता पार्टी को जुनैद के मदद के लिए आगे आना चाहिए और दूसरे जो नौजवान हैं उनके लिए आगे आना चाहिए कि तब कहीं जाकर आप ये कह सकते हैं कि ये जो तलबा की तहरीक है वो किसी भी इंतहाई सेकुलर तहरीक है और किसी भी तासुब और जानिबदारी से मावरा है, यानी उससे ऊपर उठकर ये तहरीक शुरू की गई है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जुनैद ने बड़ी बहादुरी से काम किया और ख़ुद आप देखेंगे जुनैद खुद LLB उन्होंने किया है, तो जुनैद भी अच्छी खासी कानून की जानकारी रखते हैं। ऐसे में कहीं इमरान प्रतापगढ़ी वहाँ पर पहुँचे, फिर उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरह उस ख़ानदान को हिम्मत दिलाई है, ये बहुत बड़ी बात है। हम भी यही दुआ करते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर नहीं बल्कि सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई करे और किसी को जानबूझकर किसी बेकसूर को ना सताए उसकी मज़हब की बुनियाद पर, क्योंकि आप मज़हब की बुनियाद पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये सारा हिंदुस्तान कह रहा है। और आप जुनैद को इसलिए सता रहे हैं क्योंकि जुनैद मुसलमान है और जुनैद का नाम जुनैद है। अगर जुनैद का नाम अभिजीत दीपके होता तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप कुछ कर सकें। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि अभिजीत दीपके ने भी ये बात कही है और कहा है कि अगर मैं मुसलमान होता तो मेरा हाल भी उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसा होता। नाज़रीन, आपको बता दूं कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ये स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर्स हैं, तो बहरहाल इस रिसर्च स्कॉलर भी हैं। तो इन लोगों को यानी मुल्क के खिलाफ बगावत के इल्ज़ाम में UAPI के तहत गिरफ्तार किया गया।
तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और 6 बरसों से ये जेल में बंद है, कैद-ओ-बंद की सुमतें बर्दाश्त कर रही हैं। और अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी खामोशी इख्तियार किए हुए अपने 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 यानी गांधी जी के जो 3 बंदर होते हैं, अपने आँख पर पट्टी बांध लेते हैं, अपने आँख पर हाथ रख लेते हैं, अपने कान पर हाथ रख लेते हैं, अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। उनका मकसद ये था, उनका पैगाम ये था कि हम बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है और दूसरी अदालतें क्या कर रही है, ये सोचने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट तो आज खुद नोटिस लेकर ये हुकूमत से सवाल कर सकती है, ये दिल्ली पुलिस से सवाल कर सकती है कि आखिर 6 बरसों तक इनको कैद में रखने का मकसद क्या है, क्या तुम्हारी नीयत क्या है और तुमने क्या किया है। क्या कन्हैया कुमार को तो 6 बरसों तक जेल में रखने की तुमने हिम्मत की है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट कर सकती है दिल्ली पुलिस से, वजारत दाखिला से और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी से। नाज़रीन, आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार भी इस कदर मुजरिमाने खामोशी अख्तियार किए हुए हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम के मसले पर कि वो एक लफ्ज़ भी उनके बारे में बोलते नहीं। ये इंतहाई शर्म की बात है और कन्हैया कुमार को एहसास होना चाहिए कि कन्हैया कुमार का बुरे वक्त में इन लोगों ने साथ दिया था। खासतौर पर उमर खालिद ने बहुत ज्यादा साथ दिया था, उनकी फंडिंग में, क्राउड फंडिंग में भी उनका बहुत ज्यादा साथ दिया था। लेकिन आज कन्हैया कुमार खामोश हो गए हैं, कन्हैया कुमार उनके एहसानात भी भूल चुके हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, लोकसभा में आज एंटी पेपर लीक बिल पर बहस होने वाली है और आपको ये बता दूं कि अपोजिशन ने इसमें अमेंडमेंट्स यानी 93 तरामीम यानी पेश करने की, इस अमेंडमेंट में 93 तजावीज़ पेश किए हैं कि आप इसमें ये तरमीम कीजिए, आप इसमें ये तरमीम कीजिए और देखना है कि हुकूमत अपोजिशन की इन तजावीज़ को कबूल करती है या नहीं। लेकिन एक बात है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने बहस से इत्तेफाक कर लिया है। ख़ास तौर पर 6 घंटे बहस के लिए मुकर्रर किए गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस खबर का ताल्लुक़ हैदराबाद से है। हैदराबाद के आपको बता दूं कि श्री श्री पोचम्मा मंदिर खानापुर हैदराबाद से सोने के जेवरात और हंडी चुरा ली गई है, जिसकी मालियत तकरीबन 20 लाख रुपए बताए जाते हैं। मंदिर कमेटी के अरकान ने मंदिर कमेटी ने इस खदशे का इज़हार किया कि ये चोरी किसी और ने नहीं की, बल्कि जो शख्स ये जानता है, मंदिर के उमूर के बारे में जानता है, वो ही किया होगा। इस तरह की बात पुलिस को इसका मंदिर कमेटी के अरकान ने बताई है। वैसे नाज़रीन, आपको बता दूं कि मोदी हुकूमत में राम मंदिर में जिस तरह की चोरी हुई और चंदे की चोरी की गई है, और आपको ये बता दूं कि भोले भाले लोग श्री रामचंद्र जी के लिए अतिया देते रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2500 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ रुपए का चंदा चोरी कर लिया गया। इन चंदा चोरों की हौसला अफजाई कौन कर रहा है, इन चंदा चोरों को कौन बचा रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और जिस हकीकी खातियों को पकड़ने के बजाय वहाँ की यानी जो टीम कायम तश्कील दी गई थी, स्पेशल टीम, उसने उन लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्हें छोटे मछली कहा जाता है, जबकि हकीकी जो मुजरिम थे वो कहा जा रहा है कि आज़ाद फिर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, उसके बाद आप देखेंगे कई मंदिरों में इस तरह की चंदा चोरी के वाक़यात पेश आ चुके हैं। मोदी हुकूमत काफ़ी बदनाम हो गई है, योगी हुकूमत काफ़ी बदनाम हो गई है। और चूँकि उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात भी होने वाले हैं तो 2027 में, तो आपको बता दूं कि ये जो राम मंदिर के चंदा चोर हैं वो काफ़ी परेशान हैं। अब हो सकता है कि वो दूसरा गेम खेलेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि कांग्रेस जनता पार्टी ने अचानक आकर तलबा ने आकर हिंदुस्तान को ये पैगाम दिया है कि जो तलबा होते हैं वो मज़हब से बालातर होते हैं और उनके जो मसाइल हैं उसे हल करना चाहिए। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरह नरेंद्र मोदी हुकूमत जो हमेशा ये कहा करती थी कि हमारे डिक्शनरी में रिज़ाइन का कोई लफ्ज़ नहीं है, उसके वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करने पर मजबूर होना पड़ा। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि किसान तकरीबन 720 किसान शहीद हुए थे। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जिस तरह ज़रई बिल लाए थे, 3 ज़रई बिल और इंतहाई ख़तरनाक ज़रई बिल, तो उसको भी किसानों ने बड़ी यानी तकरीबन 14 माह 2 दिन तक किसानों ने एहतजाज किया। उसके बाद कहीं जाकर नरेंद्र मोदी जी हुकूमत 720 किसानों की बलि लेकर अब एक तरह से उन बिलों को वापस लिया। 720 किसान शहीद हुए, कोई मामूली बात नहीं है। और आपको ये बता दूं कि उस वक्त जो मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला था, उसके बेटे ने 6 किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, उनका कत्ल कर दिया था। लेकिन आपको बता दूं कि वो भी आज़ाद है। तो क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? अगर आप बीजेपी के हामी हैं, अगर आप बीजेपी के तायद
तायद और हिमायत करते हैं तो आप कत्ल भी कर दें, आप किसानों पर गाड़ी भी चढ़ा दें, आप मुल्क का खजाना लूट लें, तो फिर आप ममता बनर्जी के मुताबिक बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो इस तरह के दागदार लोगों को उस वॉशिंग मशीन में डाला जाता है और फिर वो साफ सुथरे होकर निकल जाते हैं। उनके दामन पर कोई धब्बा नहीं होता, लेकिन उनके ज़मीर पर कई धब्बे लग जाते हैं, ज़मीर रूह पर कई धब्बे लग जाते हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं उनका ज़मीर मुतमईन नहीं होता, वो सो नहीं सकते। वो उनको अंदाज़ा है कि उन्होंने क्या किया है, मुल्क को किस तरह लूटा है, आवाम को किस तरह धोखा दिया है। मैं तो समझता हूँ कि उमर खालिद और शर्जील इमाम पर जो गद्दारी के मुल्क से बगावत के इल्ज़ाम आयद किए हैं, UAPA के तहत जो मुकदमा दायर किए गए हैं, वो मुकदमा तो इस तरह के लुटेरे सियासतदानों के खिलाफ आयद किए जाने चाहिए जो कभी वज़ीर बनकर लूटते हैं, कभी वज़ीर आला बनकर लूटते हैं और कभी आपको बता दूं कि मरकज़ी वज़ीर बनकर लूटते हैं। तो इसलिए इस तरह के लोगों को इबरतनाक सज़ा देना ज़रूरी है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक चीन का सवाल है, अगर वहाँ कोई आला ओहदेदार रिश्वतखोरी के ज़रिए दौलत कमाता है और मुल्क की मईशत को कमज़ोर करता है तो उसको गोलियां मार दी जाती हैं और क्या सज़ा दी जाती है कि दोबारा कोई हिम्मत नहीं करता कि इस तरह की चोरी करे। तो बहरहाल अगर हमारे मुल्क में भी इस तरह का कानून नाफिज हो जाए तो फिर समझिए कि कितने सियासतदानों को सज़ाए मौत हो सकती है, कितने लुटेरों को सज़ाए मौत हो सकती है, कितने लुटेरों ने हिंदुस्तान को लूटा है, उन्हें मौत की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब हम लिए चलते हैं आपको, और उस खबर का ताल्लुक भी हैदराबाद से है। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि हैदराबाद में इंदुलू स्कीम के लिए आपने देखा कि हुकूमत ने ऐलान किया और आपको यानी 525 मुरबा फीट का फ्लैट हासिल करने के लिए तकरीबन 11 लाख रुपए अदा करने पड़ेंगे। लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि हुकूमत 11 लाख में से 5 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि आपको सिर्फ 5 लाख रुपए देने होंगे, लेकिन अप्लाई करने के लिए यानी दरख्वास्त देने के लिए मी सेवा के ज़रिए आप दरख्वास्त दे सकते हैं और उसके लिए आपको पहले 10,000 जो है वो यानी उसका DD भरना होगा, उसको रकम अदा करनी होगी और खुरा अंदाजी के ज़रिए ये हर यानी ग्रेटर हैदराबाद के 24 असेंबली हलकों में से 16 असेंबली हलकों में ये दिए जा रहे हैं फ्लैट्स। तो आपको बता दूं कि पहले 10,000 रुपये देनी होंगी। अगर आपका नाम खुरा अंदाजी में आता है तो फिर आपको फ्लैट दिया जाएगा, वरना ना ही आता है तो फौरी तौर पर आपके 10,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़ास खबरें इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।